हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पर बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट किए हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोज अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। चूंकि हमारे चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर अगर नजर आ रहे तो निफ्टी इस हफ्ते डिसेंट सी मूवमेंट उसकी थी। 0.6% की अपवर्ड मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ। थोड़ी म्यूटेड सी, डिसेंट सी आप मूवमेंट मान सकते हैं। निफ्टी ने इस हफ्ते भी अपना एक नया ऑल टाइम है बनाया 14,653 का और उसके बाद वहां से थोड़ी डिसेंट गिरावट के बाद खास करके फ्राइडे को हमने देखा कि काफी गिरावट आई। 1% से ज्यादा की गिरावट आई निफ्टी में। तो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ी सी गिरावट के बाद 14,433 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के वन डे चार्ट पर नजर डाले तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है वहां से निफ्टी बार बार रिट्रेस कर रहा है। इस हफ्ते भी हमने वही फेनोमेनन देखा। हालांकि निफ्टी ने इसको डिसाइसिवली क्रॉस करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इसको क्रॉस नहीं कर पाया और वीकली बेसिस पे भी हम देखेंगे आगे आने वाले कुछ चार्ट्स में कि वहां पे उस लेवल पे फिर से स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी। तो इस चार्ट में आप थोड़ा और नजदीक से उस चीज को देख पा रहे हैं। ये जो मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है वहां से बार बार रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। और फ्राइडे को तो अच्छी खासी गिरावट आई थी, 1% ज्यादा की गिरावट रही थी निफ्टी में। तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है वहां पे स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी, वहां से रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी स्टिल टेस्टिंग की रेजिस्टेंस एंड रिट्रेस फ्रॉम देयर, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है उस की ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल से। निफ्टी इज करेंटली होवरिंग नियर ट्रेंड रेजिस्टेंस, उसी के आसपास हवर अराउंड कर रहा है। बट निफ्टी इज वेल अबव ऑल की ईएमएस। जो सारे ईएमएस हैं 50, 100, 150 और 200 सारे मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर है अभी। बट इट इज स्ट्रगलिंग एट की ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स, तो उसका हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू इन द वीक्स अहेड, इन द डेज टू कम, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। वीकली चार्ट पे अगर नजर डाले आप देख सकते हैं कि थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे चार्ट को देख पा रहे हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक वीक को दिखा रही है। तो वीकली चार्ट पे भी सेम सिमिलर टाइप के ऑब्जर्वेशन है। जो वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस है इसका आप देख सकते हैं कई सारे वीक से स्टार्टिंग राइट फ्रॉम मार्च, वहां से जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है इसका उस पर फिर से स्ट्रगल कर रहा है। इस हफ्ते इसको क्रॉस करने की कोशिश की। जो यहाँ पे लास्ट कैंडल आप देख पा रहे हैं इस हफ्ते की कैंडल, उसकी अपर टेल बहुत लंबी है, लोअर टेल थोड़ी छोटी है और बॉडी काफी छोटी है। तो ये वॉलेटिलिटी का सूचक होता है, वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर होता है। ये दिखा रहा है कि उस ट्रेंड रेजिस्टेंस को पार करने की कोशिश की निफ्टी ने लेकिन वहां से रिट्रेस होके क्लोजिंग बेसिस पे उस ट्रेंड रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है। तो मिक्स सिग्नल्स हैं। हालांकि ये जो पूरी पैटर्न है काफी बुलिश है। आप देख सकते हैं ये जो इस तरह की पैटर्न रही है बहुत ज्यादा बुलिश है। लेकिन ये जो लास्ट वीक की यहाँ पे कैंडल बनी है, इस वीक कैंडल बनी है, वो थोड़ी बेरिश इंडिकेशंस भी दे रही है। उससे पता चल रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है कुछ दिनों तक। मंथली कैंडल पर अगर नजर डाले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक मंथ को दिखा रही है, मंथली चार्ट है ये। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो पिछली वीक भी बात की थी कि बहुत स्टीप राइज रही है, बहुत स्टीप राइज रही है निफ्टी की पिछले कुछ महीनों में। तो वो राइज अभी भी बरकरार है, अभी भी चल रही है। बट निफ्टी चार्ट पैटर्न हैज शोन सम वॉलेटिलिटी, सम इंडिकेशंस ऑफ वॉलेटिलिटी। अब मैं यहाँ पे जो लास्ट कैंडल देख पा रहे हैं, इस मंथ की कैंडल देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी इसकी टेल है और नीचे के लेवल पे उतनी ज्यादा टेल नहीं है। बॉडी डिसेंट सी साइज की है, डिसेंट साइज की बॉडी है, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी के इंडिकेशंस हमें दिख रहे हैं। ये बात यहाँ पे एविडेंट दिख रही है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई का वैल्यू करीबन 71 का है अभी, 70.8 का। तो इट इज डेफिनेटली स्टिल वेरी बुलिश बट इट हैज करेक्टेड अ बिट। खासकर फ्राइडे को हमने देखा कि काफी डिसेंट करेक्शन आई आरएसआई की वैल्यू में भी, लेकिन अभी भी अपने ओवरबॉट लेवल्स के काफी नजदीक है। 70 से 80 का जो लेवल होता है वो काफी ओवरबॉट लेवल्स के आसपास माना जाता है। काफी स्ट्रांगली बुलिश बट ओवरबॉट लेवल्स माना जाता है। तो उस लेवल के आसपास ही है निफ्टी का अभी करंट आरएसआई।
MACD की बात करें तो वहां पे बुलिश क्रॉसओवर बना था। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ये बुलिश क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहा था, तो डेफिनेटली बुलिश क्रॉसओवर, डिसाइसिव बुलिश क्रॉसओवर बना था, लेकिन वहां से एक स्टीप डिक्लाइन आई है। फिर से हमें दिख रहा है कि बेरिश क्रॉसओवर की तरफ फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। द करंट प्राइस लाइन इज मूविंग टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज लाइन, जो यहाँ पे MA लाइन लिखा हुआ है, मूविंग एवरेज लाइन के आसपास, ये जो रेड लाइन है उसके आसपास बढ़ने की कोशिश कर रही है करंट प्राइस लाइन। सो बोथ लाइन्स आर ट्राइंग टू कन्वर्ज विद ईच अदर। तो ये हमें आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि ये सच में बेरिश क्रॉसओवर बन जाता है, क्या बेरिशनेस कंटिन्यूड रहती है और ये बेरिश क्रॉसओवर बन जाता है, या फिर थोड़ी सी करेक्शन के बाद फिर से ये बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यूड रहता है। कोविड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है इंडिया में वो 1.05 करोड़ है। जो टोटल नंबर ऑफ फैटेलिटीज हैं वो 1.52 लाख है। तो काफी हाई नंबर ऑफ केसेस है, बट द गुड थिंग इज, द वेरी प्रॉमिसिंग थिंग इज कि डेली नंबर ऑफ केसेस काफी सबड्यूड मैनर में धीरे धीरे और कम होते जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि 15 to 20,000 की डेली नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं और जो रिकवरी रेट है दैट इज ग्रेटर देन 96%। These are all good signs. If we can continue the momentum, if we can continue the decline in the number of cases, that will be a very promising, very healthy sign. और वैक्सीन की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा हमने देखा कि 16 तारीख से वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गई है। द वैक्सीन स्टार्टेड बीइंग डिलीवर्ड टू डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। अलग अलग एयरलाइंस ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रही हैं। द कॉस्ट इन द फर्स्ट फेज, जिसमें हमने देखा था कि हेल्थ वर्कर्स को जो वैक्सीनेशन की जाएगी, दैट कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उस कॉस्ट को बेयर करेगी। Health workers will not have to pay for vaccination. So that I believe is a very nice gesture from the government. इकोनॉमी से रिलेटेड काफी सारी न्यूज हैं जिनकी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। इंडिया ट्रेड डेफिसिट टचेस 25 मंथ हाई। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी भी सबड्यूड मैनर में बढ़ रही हैं, लेकिन इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं वो काफी अच्छी ग्रोथ उनमें दिखाई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एक्सपोर्ट्स ग्रू एट ओनली 0.14%, while imports grew at 7.56%, ऑलमोस्ट 8% की ग्रोथ आई है, जिससे कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। आपको पता होगा ट्रेड डेफिसिट होता है इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। तो जब एक्सपोर्ट्स कम सबड्यूड मैनर में बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स अच्छे मैनर में बढ़ेंगे, हेल्दी मैनर में बढ़ेंगे, तो ट्रेड डेफिसिट ऑब्वियसली बढ़ेगी एंड इट हैज रीच 25 मंथ हाई। तो काफी ज्यादा बढ़त आई है ट्रेड डेफिसिट में, 2 साल की हाई लेवल पे पहुंच गई है। लेकिन एक तरह से ये पॉजिटिव इंडिकेशन भी है, एक तरह से आप इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स तभी बढ़ेंगे जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी। तो डोमेस्टिक डिमांड अगर अच्छी लेवल में बढ़ रही है, अच्छी डिसेंट लेवल में बढ़ रही है, हेल्दी वे में बढ़ रही है, तो दैट इज एन इंडिकेशन की डोमेस्टिक लेवल पे कंजम्पशन डिमांड अच्छी है। सो दैट इन अ वे इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। हालांकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ना कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं होती है, लेकिन इन अ वे इट कैन बी कंसिडर्ड पॉजिटिव बिकॉज द डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड इज रिवाइविंग। फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के जो नंबर्स हैं वो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन इन इंडिया, फाड़ा, उन्होंने जो डिक्लेयर किए हैं दिसंबर के नंबर्स, दे हैव शोन 11% ईयर ऑन ईयर राइज। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। इवन डीलर लेवल इन्वेंट्रीज हैव रिड्यूस्ड, लीविंग रूम फॉर ग्रोथ फॉर ऑटोमेकर्स। यानी कि डीलर लेवल की जो इन्वेंट्रीज हैं, जो डीलर लेवल पे ऑटो की इन्वेंट्रीज होती हैं, दैट हैज आल्सो डिक्लाइंड, व्हिच शोज कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे अच्छी डिमांड है। If dealer level inventories have gone down, that leaves some scope for growth for automakers, क्योंकि केवल ये automakers लेवल पे इन्वेंट्रीज कम नहीं हो रही है, डीलर लेवल पे भी इन्वेंट्रीज कम हो रही है। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। फिर पेट्रोल प्राइसेस आर एट रिकॉर्ड हाई। दिल्ली और मुंबई के आप प्राइसेस यहाँ पे देख सकते हैं, 84.45 पर लीटर इन न्यू दिल्ली एंड 91.07 पर लीटर इन मुंबई। तो दोनों जो बड़ी सिटीज हैं वहां पे आप पेट्रोल प्राइसेस देख सकते हैं, दीज आर एट रिकॉर्ड हाई। Petrol and diesel prices were hiked by 25 paise per liter according to a price notification from oil marketing companies. तो OMC जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने 25 पैसे पर लीटर की रेज की थी, प्राइस हाइक की थी, जिसके कारण पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर एट रिकॉर्ड हाई। फिर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक अपडेट्स इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI वैल्यू होती है, दैट हैज ईज्ड। CPI was reported at 4.59% in December 2020 as compared to 6.93% in November. तो नवंबर में जो ये नंबर ऑलमोस्ट 7% के आसपास थी, that has come down to 4.59, almost 4.6% in December. So that is a very healthy sign. Inflation आपको पता होगा कि काफी elevated levels पे थी, लेकिन urban inflation has eased and even rural inflation has dropped quite a bit. तो अभी अर्बन इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो दिसंबर में 5.19% है और रूरल इन्फ्लेशन की बात करें तो 4.07% है। तो ये दोनों नंबर्स नवंबर की तुलना में काफी अच्छे लेवल पर ड्रॉप हुए हैं। दैट इज अ वेरी हेल्दी साइन। इससे आपको पता होगा कि RBI के ऊपर ये प्रेशर नहीं आएगी कि वो इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करें, एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द मार्केट्स। फिर उसी तरह अगर WPI की बात करें तो दैट ऑल्सो फेल टू अ 4-month लो, and in December this number was 1.22%. This was mainly because of lower food inflation. Inflation in food articles was at minus 1.11%, so that has actually declined, यानी कि deflation हुआ है inflation की बजाय, after rising 3.94% in November.
तो नवंबर में ये जो इन्फ्लेशन थी, फूड इन्फ्लेशन थी 3.94%, दैट हैज एक्चुअली डिफ्लेटेड, so that is also a very good sign. Inflation numbers have actually dropped a bit in December. अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो उसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है. फॉर द वीक एंडिंग ऑन जनवरी 10 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 7.38%, 7.7% के आसपास है, 7.4% के आसपास. The rate has been consistently falling for the past 4 weeks. The unemployment rate for December 2020 was reported at 9.06%. तो 9.06% तो दिसंबर के नंबर्स थे. They have dropped to 7.4% in the week ending January 10. फ्यूल डिमांड में भी इंप्रूवमेंट है. आप देख सकते हैं कि 11 मंथ हाई पे पहुंच गया है. दिसंबर की जो फ्यूल डिमांड थी वो 11 मंथ हाई पे थी. It rose around 4% to 18.6 million tons in December compared to the fuel demand in November. तो नवंबर में जितनी फ्यूल डिमांड थी उससे 4% की राइज आई है and it has risen to a 11 month high level in December 2020. तो दैट इज ऑल्सो अ साइन. तो आप देख सकते हैं कि कई सारे इंडिकेटर्स जो बेसलाइन इंडिकेटर्स है, जो अंडरलाइन पैरामीटर्स है, वो ये दिखा रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन में रिवाइवल आ रही है अच्छी हेल्दी मैनर में, इन ए सस्टेन्ड मैनर. हमने कई वीकली मार्केट हाइलाइट्स में ऑटो नंबर्स की बात की है, डीलर लेवल इन्वेंट्रीज की बात की है, ऑटो सेल्स की बात की है. दे हैव बीन इंप्रूविंग. आप देख सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है विच शोज की जो डोमेस्टिक डिमांड है, इंपोर्ट्स की डिमांड है, दैट हैज इंक्रीज. तो ये सारे जो इंडिकेटर्स है दीज आर ऑल शोइंग कि डोमेस्टिक जो डिमांड है दैट इज शोइंग रिवाइवल, दैट इज शोइंग ए हेल्दी कंसिस्टेंट रिवाइवल. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. ये जो इनिशियल स्टार्टिंग साइंस आप मान सकते हैं कि दीज आर वेरी बर्डिंग ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल. कुछ कॉर्पोरेट न्यूज की बात करते हैं तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने जो Q3 रिजल्ट्स यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट्स लाई हैं बहुत शानदार लाई है, बहुत हेल्दी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं इनकी. द नेट प्रॉफिट हैज रिजन 16% फ्रॉम द सेम क्वार्टर इन 2019. यानी कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2019 से कंपेयर करें तो 16% की नेट प्रॉफिट में इंक्रीज है. रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुई है करीबन 11% के आसपास और नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुई है 16%. तो दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम एवेन्यू सुपरमार्ट्स. उसी तरह पीवीआर के नंबर्स आप देख सकते हैं कि हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट आई है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फेल 95% एंड रेवेन्यू फ्रॉम मूवी एग्जीबिशन फेल 65% के आसपास. लेकिन दीज नंबर्स आर एक्चुअली बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स. स्ट्रीट एस्टिमेट्स ये थे कि 213 करोड़ की लॉस आएगी, बट द कंपनी रिपोर्टेड अ नेट लॉस ऑफ ओनली 50 करोड़, 49 करोड़ एक्चुअली. तो हालांकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 36 करोड़ की प्रॉफिट थी, इस ईयर के सेम क्वार्टर यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में 49 करोड़ की लॉस है. बट एक्चुअली स्ट्रीट एस्टिमेट्स, एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस ये थे, एनालिस्ट एस्टिमेट्स ये थे कि 213 करोड़ की गिरावट आएगी, लॉस आएगी, लेकिन केवल 49 करोड़ की ही लॉस है. तो दोज आर स्टिल मच कंट्रोल नंबर्स, मच बेटर नंबर्स देन व्हाट द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस वर. तो इसलिए भले ही खराब नंबर्स हो, पीवीआर जैसा एज एक्सपेक्टेड खराब नंबर्स होने ही थे इस क्वार्टर में. अब जाके तो एक्चुअली मल्टीप्लेक्सेस और जो मूवी थिएटर्स हैं धीरे धीरे दे हैव स्टार्टेड रीओपनिंग. तो अब नंबर्स इनके इंप्रूव होना शुरू होंगे. तो अभी तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये जो क्वार्टर होगी, क्वार्टर परफॉर्मेंस होगी, वो बहुत बुरी होगी. तो डेफिनेटली बुरी तो थी, बट उतनी बुरी नहीं थी जितनी स्ट्रेट एक्सपेक्टेशंस थी. तो डेफिनेटली PVR has controlled its cost. आप देख सकते हैं कि it has successfully negotiated its rental and maintenance cost by 80% for the first 9 months of FY21. तो FY21 अप्रैल से ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसके लिए ऑलरेडी इट हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड इट्स रेंटल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बाय 80%. तो दैट इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग साइन. अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा रही है, अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटा रही है पीवीआर. तो दीज आर ऑल वेरी हेल्दी साइंस फॉर द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. फिर Q3 के रिजल्ट्स को कंटिन्यू करते हैं उसकी डिस्कशन को. और तीन जो बड़े आईटी जायंट्स हैं, विप्रो, इन्फोसिस और HCL टेक. टीसीएस के नंबर्स तो हमने ऑलरेडी पिछली वीक की मार्केट हाइलाइट्स में डिस्कस कर लिया था. दोज वर वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स. और इस हफ्ते हम और भी जो तीन बड़ी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज, विप्रो, इन्फोसिस और HCL टेक, उनकी नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है. विप्रो हैज शोन 20.8%, ऑलमोस्ट 21% राइज फ्रॉम द सेम क्वार्टर इन 2019 इन इट्स नेट प्रॉफिट. तो विप्रो की नेट प्रॉफिट हैज रिजन 21% फ्रॉम द सेम क्वार्टर इन 2019. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% की राइज है. दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स. इन्फोसिस के सेम नंबर्स हैं, 16.6%, ऑलमोस्ट 17% की राइज है. एंड HCL टेक हैज शोन एट 31.1% राइज फ्रॉम द सेम क्वार्टर इन 2019. तो तीनों ही नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है. स्पेशली हमने देखा कि HCL टेक के नंबर्स तो एक्सेप्शनल है. उसी तरह हमने देखा था पिछली वीक की TCS के नंबर्स भी काफी अच्छे थे. तो ऑल दीज आईटी कंपनीज आर शोइंग वेरी हेल्दी, वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर. तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है सारी आईटी कंपनीज की. फिर इंडिया मार्ट जो कंपनी है, दे हैव सम फंड रेजिंग प्लान्स. द कंपनी एम्स टू रेज अराउंड 1000 करोड़ पॉसिबली वाया QIP.
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से 1000 करोड़ की फंड रेजिंग करना चाहती है। एंड दीज फंड्स आर लाइकली टू बी यूज फॉर पोटेंशियल एक्विजिशंस। ये एक्विजिशन आपको पता होगा कि ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इंडिया मार्ट। तो ऑनलाइन एक्विजिशंस के लिए जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है उनको एक्वायर करने के लिए, अपने अंदर एसिमुलेट करने के लिए ये जो QIP से ये फंड्स रेज करने वाले हैं, दोज फंड्स विल लाइकली बी यूज्ड फॉर दोज पर्पसेस। So this is also a healthy news। और QIP आपको जैसा पता होगा, QIP is a tool to raise capital wherein a listed company can issue equity shares to institutional buyers such as mutual funds। तो QIP में जैसे आपको पता हो कि जब कंपनी IPO लाती है तो उसके बहुत रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर फंड रेजिंग, लेकिन QIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनको नए इक्विटी शेयर्स रिलीज करके, जारी करके वो फंड्स रेजिंग कर सकती हैं इन अ स्लाइटली इजियर मैनर कंपेयर टू IPO। So this is definitely a promising sign for India Mart, promising news for India Mart। फिर टाटा केमिकल्स से रिलेटेड एक न्यूज है कि टाटा केमिकल्स इज गोइंग टू बाय आर्केन सॉल्ट यूनिट। अब ये कंपनी क्या करती है? दिस कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे जो ये सॉल्ट की बात हो रही है, खाने वाले सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल सॉल्ट है, ये केमिकल सॉल्ट है विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। दैट कंपनी इज रिपोर्टेडली बीइंग टेकन ओवर बाय टाटा केमिकल्स। फिर निफ्टी के कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करें तो निफ्टी का जो करंट पी है अभी भी अपने हाईली एलिवेटेड, अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है। 39.3 की निफ्टी पी है, बट द अर्निंग्स आर स्टार्टिंग टू इंप्रूव अ लिटिल बिट। हमने पिछले वीक देखा था कि ये अर्निंग्स की नंबर्स, निफ्टी की EPS नंबर्स 364 थी। जैसे जैसे IT कंपनीज ने अपनी अर्निंग्स इंप्रूव करनी शुरू की है, अर्निंग्स डिक्लेयर करनी शुरू की है, तो हम देखें कि एक्चुअली आने वाले कुछ दिनों में आप देखें कि ये नंबर्स और भी इंप्रूव होती जाएंगी। तो ये अभी 367 की EPS नंबर है। दैट नंबर इज बाउंड टू इंप्रूव इन द कमिंग वीक्स। और जैसे जैसे ये नंबर इंप्रूव होती है वैसे वैसे निफ्टी की पी धीरे धीरे नीचे आ सकती है। आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं निफ्टी की जो करंट पी है दैट इज एट ऑल टाइम हाई लेवल, बट निफ्टी की EPS में एक हल्का सा, आप यहाँ पे इस चार्ट को, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, हल्की सी ब्लिप, एक हल्की सी इंप्रूवमेंट आई है, बट दोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स। बस 364 से 367 हुई है, बट आने वाले वीक्स में ये इंप्रूवमेंट हमें, ये ग्राफ, ये चार्ट में इंप्रूवमेंट होती हुई दिख सकती है। EPS के नंबर्स ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। एंड व्हेन EPS नंबर्स स्टार्ट टू गो अप, PE numbers can start to moderate, can start to come down to its historical average levels। निफ्टी का जो करंट पुट कॉल रेशियो, PCR वैल्यू है 1.12, तो डेफिनेटली इट इज स्लाइटली बेरिश। जैसे जैसे ये नंबर्स 1 से ज्यादा होने लगती हैं, स्पेशली जब 1.2 1.25 के आसपास जाने लगती हैं नंबर्स, तो डेफिनेटली पीपल स्टार्ट सेइंग कि निफ्टी अभी बेरिश है, ओवरऑल बेरिश है। बट दैट इज अ कॉन्ट्ररी इंडिकेटर। जब ये नंबर्स 1.25 के आसपास पहुंच जाती है, दैट इज अ कॉन्ट्ररी इंडिकेटर, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर और कॉन्ट्रेरियन व्यू, कि एक्चुअली आपको बाइंग शुरू करनी चाहिए वहां पे। और वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हालांकि एक्सट्रीम नंबर्स पे नहीं पहुंची है निफ्टी की पुट कॉल रेशियो, लेकिन जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ती है, निफ्टी में बेरिशनेस बढ़ती जाती है, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, यू कैन स्टार्ट बाइंग ऑन डिप्स। दिस इज अ बाई ऑन डिप मार्केट। भले ही ये बुल मार्केट की स्टार्ट, भले ही कुछ लोगों का विश्वास है कि बुल मार्केट की स्टार्ट हो चुकी है, बट दिस मार्केट विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज। 10-15% की करेक्शन आ सकती है, और उसकी हम चर्चा अभी तुरंत करने वाले हैं कि आपकी इन्वेस्टिंग अप्रोच कैसी हो सकती है, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो आगे आने वाले कुछ वीक्स और डेज के लिए। तो निफ्टी की करंट पुट कॉल रेशियो 1.12 है, विच इज शोइंग स्लाइट बेरिशनेस। स्पेशली फ्राइडे को ये पुट कॉल रेशियो बढ़ गई। इंडिया की जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो भी बढ़ गई। तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि धीरे धीरे बेरिशनेस बढ़ रही है। एंड व्हेन दीज नंबर्स आर बिलो 1, ये पुट कॉल रेशियो जब 1 से कम होती है, स्पेशली जब 0.75 वगैरह के आसपास पहुंचने लगती है, तो हम मानते हैं कि निफ्टी अभी बहुत ज्यादा बुलिश हो गया। और वो एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर होता है कि यू कैन प्रोबेबली स्टार्ट टू रिड्यूस योर बाइंग और इवन स्टार्ट सेलिंग, क्योंकि निफ्टी में जब बहुत ज्यादा बुलिशनेस होती है, दैट इज द टाइम टू सेल, नॉट टू बाय। तो ये कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर, हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम हर हफ्ते PCR वैल्यू पे एक नजर रखते हैं, उसकी डिस्कशन करते रहते हैं। तो करंट जो वैल्यू है PCR वैल्यू, that is 1.12, which is indicating slight bearishness, and this market will provide you opportunities to start buying on dips। तो उसकी हम चर्चा करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसी रह सकती है। तो मेरा अभी भी मानना यही है कि अपनी SIP को कंटिन्यू करें। आपको लगता हो कि मैं हर वीक आपको क्यों बोलता हूँ ये SIP को कंटिन्यू करने के लिए, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, शुड यू स्टॉप योर SIP। उसमें हमने साइंटिफिकली जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है इन द पास्ट, उसको एनालाइज करके उसको डिस्कस करने की कोशिश की है कि क्या SIP स्टॉप करके, मार्केट टाइमिंग करके, इंस्टेड ऑफ एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग की बजाय आप अगर मार्केट टाइमिंग करना चाहते हो, तो क्या आपको उसको फायदे मिलते हैं या नहीं, उसकी चर्चा हमने डिटेल में की हुई है।
तो उस वीडियो के चेक करके आप समझ सकते हैं कि क्यों हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, इस चीज को एम्फासाइज करते रहते हैं कि अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें, बट अपनी जो हैवी लमसम इन्वेस्टमेंट है एसआईपी को जरूर कंटिन्यू करते रहें। लेकिन अगर आपकी कोई सैलरी हाइक आई है, कोई बोनस मिला है, कहीं से आपकी कुछ एफडी टूटी है, तो आपके कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ी हुई है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इक्विटी मार्केट्स में, उनको डिप्लॉय करना चाहते हो स्टॉक मार्केट्स में, तो दिस इज अ टाइम टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन डिप्स। जैसे जैसे मार्केट में गिरावट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं, राइट? तो दिस इज अ टाइम टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। वैसे ये वीडियो स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला नहीं है, लेकिन हमने जैसे पिछली वीक डिस्कस किया था कि संडे को डिस्कस किया था कि एबॉट का शेयर, एबॉट इंडिया इज अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, उसके शेयर्स की आप देखते हैं कि फ्राइडे को अच्छे खासा लेवल पे वो मिलना शुरू हो गया था। तो you could have started accumulating it on dips. Do not deploy all your money, all your funds in one go. लेकिन अब धीरे धीरे you can start nibbling into good fundamentally strong companies which are available at a bargain, at a good valuation. तो उसकी चर्चा हम करते रहते हैं। संडे की जो सेकंड वीडियो होती है उसमें हम स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करते हैं, स्टॉक्स की स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स की चर्चा करते हैं। तो दैट वीडियो कैन really help you because you can keep building your watch list, you can keep your watch list updated every week और अपनी watch list को तैयार रखें, अपनी प्राइस लेवल्स को अपने ध्यान में रखें, and then you can actually deploy your funds very intelligently, very strategically. तो दैट गिव्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, वेरी प्रूडेंट फ्रेमवर्क कि आप अपनी एसआईपी को भी कंटिन्यू कर रहे हो। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो यू आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट, तो आपकी फोमो की फीलिंग नहीं आएगी, बट यू आर ऑल्सो स्टॉक स्पेसिफिक। और जैसी मार्केट में कुछ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं एट गुड प्राइस लेवल्स, तो वी कैश ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज, वी गो इन एंड डिप्लॉय आवर फंड्स इन अ स्ट्रेटेजिक, इन अ प्रूडेंट फैशन। तो दिस इज द टाइम टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। मार्केट में जब बहुत ज्यादा यूफोरिया होती है तो दैट इज डेफिनेटली अ टाइम टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। अदरवाइज उल्टे पुल्टे स्टॉक्स, इधर उधर के स्टॉक्स भी यूफोरिक कंडीशंस में बहुत ऊपर चले जाते हैं। आपने किसी में भी इन्वेस्ट किया हो, सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, बट दैट विल नॉट सर्व यू फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में आपको अगर इन्वेस्टमेंट के फायदे उठाने, इन्वेस्टमेंट प्रूडेंटली करनी है, तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। हमारी जो संडे की सेकंड वीडियो है दैट कैन रियली हेल्प यू विद दैट। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं वहां पे बस आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, एक मैसेज भेज देता हूँ कि कोई अच्छे स्टॉक्स जो ऑलरेडी हमारे वॉच लिस्ट पे हैं, जो अच्छी प्राइस लेवल्स पे अवेलेबल हैं, जिनकी हम संडे को डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मार्केट में जैसे जैसे मूवमेंट इवॉल्व होती रहती है, मूवमेंट चेंज होती रहती है, तो हम अपनी स्ट्रेटजी को इवॉल्व करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। कोई भी ऐसे स्टॉक्स अच्छी प्राइस लेवल्स पे, अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन पे मुझे देखते हैं, तो मैं क्विक एक नोटिफिकेशन आपको भेज देता हूँ, एक मैसेज भेज देता हूँ, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। अगर वो स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोटेंशियल अगर आपको दिखती है उन स्टॉक्स में, और अगर वो प्राइस लेवल्स आपको सही लगते हैं, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स यू हैव, कंसिडरिंग द कैश पोजीशन यू हैव विथ यू, तो वो सारी चीज को कंसिडर करके अगर आपको होलिस्टिकली ये लगता है कि दोज आर गुड स्टॉक्स एंड गुड प्राइस लेवल्स टू इन्वेस्ट एट, तो आप उसमें कुछ अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। बट आई ओनली सर्व एज अ नोटिफिकेशन, एज अ प्रॉम्प्ट, कि आप अगर इफ यू आर ऑन द लुकआउट फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आप तीन चीजें करें। फर्स्ट, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें ऑन रेगुलर बेसिस। आप अगर मैनुअल इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो अपनी रेगुलर इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू करते रहें, टू अवॉइड एनी फीलिंग ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फोमो की फीलिंग नहीं आएगी, आप डेस्परेट हो कि एक ही दिन में मार्केट में कभी अगर 1% 2% की गिरावट आई, एक ही दिन में सारे पैसे लगा दिए, ऐसा आपके अंदर नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि एसआईपी तो मेरी कंटिन्यू हो ही रही है, इन्वेस्टमेंट हो ही रही है, कोई चिंता करने की बात ऐसी है नहीं, डेस्परेशन की बात है नहीं। आप धीरे धीरे अपने फंड्स को डिप्लॉय करोगे एंड यू विल टेक अपॉर्चुनिटीज ऑफ एवरी मार्केट लेवल। यू विल कीप बाइंग ऑन डिप्स, यू विल कीप एक्यूमुलेटिंग स्टॉक्स एट गुड प्राइस लेवल्स। तो पहली तो वो बात हो गई। दूसरी ये बात है कि योर अप्रोच शुड बी स्टॉक स्पेसिफिक। आप एसआईपी तो कंटिन्यू करते हो, म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हो, इंडेक्स फंड्स में वो आप कैरी ऑन कर सकते हो, लेकिन आप अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी करते हो, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हो, तो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक इन दिस एनवायरमेंट। क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो दोज वीक स्टॉक्स, दो स्टॉक्स विच आर फंडामेंटली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दोज विल डिप एंड दोज विल डिप वेरी बैडली। तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे नजर बना के रखनी है, अपनी वॉच लिस्ट को तैयार रखना है। यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। उसमें हमारी दो चीजें आपको मदद करती है, जैसा हमने कहा, जो हम संडे की सेकंड वीडियो में वॉच लिस्ट को अपनी अपडेट करते हैं, अच्छे स्टॉक्स को जो अच्छे प्राइस लेवल पे आपको करेंटली अवेलेबल है उनकी रिव्यू करते रहते हैं, तो दैट वीडियो कैन डेफिनेटली हेल्प यू। आप उसको फॉलो करते रहें। दूसरी है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको क्विक नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि कीप बिल्डिंग योर कैश पोजीशन। कैश पोजीशन को हमेशा
रोबस्ट हेल्दी बना के रखें, स्ट्रांग बना के रखें, बिकॉज ओनली दिस कैन हेल्प यू टेक एडवांटेजेस ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। मार्केट में जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, यू कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज ओनली इफ यू हैव अ हेल्दी रोबस्ट स्ट्रांग कैश पोजीशन। तो अपनी कैश पोजीशन बनाते रहें एंड डिप्लॉय इट इंटेलिजेंटली, स्ट्रेटेजिकली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी डिस्कशन की, इलेबोरेट डिस्कशन की, डिटेल डिस्कशन की, उससे आपको मदद मिलेगी आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन करने में, अपनी थॉट प्रोसेस को एकदम स्ट्रक्चर्ड हेल्दी बना के रखने में, सो दैट यू डू नॉट फॉल प्रे टू आइदर अपसाइड और डाउनसाइड। ये जो दोनों तरह की सेंटिमेंट्स होती हैं, बुलिश और बेरिश, ओवर बुलिश और ओवर बेरिश, इन सभी में आपको एक बैलेंस्ड व्यू बना के रखनी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड डिप्लॉय योर इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रेटेजिकली। तो आई होप कि दिस डिस्कशन हेल्प्स यू विद दैट, और ये सारी डिस्कशन, ये सारी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस विल हेल्प यू विथ योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।